नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 84 के जख्मों पर मरहम। कानपुर में आज प्रधानमंत्री ने भव्य रोड शो किया है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ तो पहला पड़ाव गुमटी गुरुद्वारा रहा। इस दौरान गुरुद्वारे के ठीक सामने मंच पर डमरू नाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत आरती के साथ किया गया। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। मोदी ने भले ही इस दौरान कुछ ना कहा हो, लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया और हाथ में कमल का जो अपना चुनाव चिन्ह है वो प्रतीक के तौर पर उसको लहराकर कानपुर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी और कानपुर देहात के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के लिए समर्थन भी मांगा। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं से होकर गुजरे। कानपुर में पीएम मोदी के रोड शो के जो मायने हैं वो साफ हो गए हैं। इस बार पार्टी का फोकस उन वोटरों पर है जिन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता में जख्म मिले हैं। शायद यही वजह रही है कि पार्टी ने पीएम मोदी के रोड शो का रास्ता भी ऐसा तय किया है जो उन इलाकों से होकर गुजरे जहां जख्म खाए लोगों पर पीएम मोदी मरहम लगा सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुमटी गुरुद्वारे से संत नगर होते हुए कालपी रोड पर खत्म हुआ। पीएम मोदी ने सबसे पहले गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद रोड शो की शुरुआत की। प्रधानमंत्री को मुख्य ग्रंथी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें कृपाण और सिरोपा भेंट किया है। यह वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा सिख समाज से लोग हैं। यहां पर सिख समाज के लोग सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। आपको बता दें कि कानपुर की जनसंख्या करीब 45 लाख के आसपास है, जिसमें सिख समाज की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो लगभग 2% इनकी हिस्सेदारी है। यानी लगभग सिख समाज के करीब 4 लाख के आसपास सिख वोटर हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के रोड शो के जो ये रूट चुना है, इस रूट के रोड शो के मायने क्या है? क्या प्रधानमंत्री का फोकस सिख वोटरों पर रहा है? और प्रधानमंत्री जब कानपुर आते हैं तो निश्चित रूप से कानपुर के आसपास की जो सीटें हैं उन पर खासा प्रभाव रहता है, चाहे वो जनसभा रैली हो और चाहे ये रोड शो के माध्यम से। आज उन्होंने, हालांकि ये कानपुर में प्रधानमंत्री का पहला रोड शो था। सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। सारिका, आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो हुआ, किस तरीके का ये रोड शो हुआ? क्या क्या रोड शो के दौरान क्या क्या देखने को मिला? क्या कुछ खास रहा? सारिका, अनम्यूट करिए अपने आप। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जैसे कि उनका जो रोड शो था ये पहले से ही निर्धारित था और इसके बाद जो है काफी भव्य तैयारियां करी गई थी। कहा जा रहा था कि जिन सिख समुदाय को साधने के लिए और इसके साथ साथ जो कानपुर नगर से और अकबरपुर नगर से जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस रोड शो का आयोजन किया गया था। तो कहीं ना कहीं कानपुर शहर में लगभग 4.5 सिख समुदाय के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, क्योंकि 45 लाख कानपुर शहर की आबादी है और इसमें 2% जो आबादी है वो सिख समुदाय की है। तो अल्पसंख्यकों को साधने के साथ साथ सिख जो समुदाय के लोग हैं उनको साधने का प्रयास जो है आज रोड शो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और इस रोड शो में जितनी भव्य तैयारियां करी गई थी उतना ही उत्साह जनता के बीच भी दिखाई दिया है, क्योंकि जनता घंटों पहले अपने इस रोड शो को देखने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंच चुकी थी और लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए थे। बाकायदे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया हाथ हिलाकर और कहीं ना कहीं कमल का जो सिंबल है वो दिखाकर सभी को ये कहा कि आप लोगों के लिए बीजेपी है। इस बार जो उन्होंने नारा दिया है, जो मोदी गारंटी है, वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। तो ये सारे जो उनके पैतरे थे वो उन्होंने दिखाया है अपने रोड शो में। और उसके साथ साथ जब हमने जनता से बातचीत करी तो उन्होंने भी ये चीज कहा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पहली बार कानपुर शहर में रोड शो के माध्यम से जनता के बीच रहे हैं, उन्होंने पहली बार ही किसी कानपुर के किसी गुरुद्वारे में आकर माथा टेका है। और ये जो रणनीति है ये कहीं ना कहीं जनता को बहुत भा रही है और जनता इसका जवाब जो है देने के लिए जीत सुनिश्चित करना चाहती है अपने प्रत्याशियों की।
और बहुत से ऐसी जनता के लोग रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जीतेंगे, तो वहीं उनके जो अकबरपुर सीट से जो देवेंद्र सिंह धोने हैं वो भी कहीं ना कहीं हैट्रिक सांसद बनेंगे। तो जनता को खासा उत्साहित है, जनता बेहद खुश है प्रधानमंत्री के रोड शो के देखने के बाद, और अब जो फैसला है वो वोटिंग के बाद गणना से ही सामने आएगा। निश्चित रूप से सारिका, अगर बात की जाए, कानपुर पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ लोकसभा चुनाव से लगातार ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री का पहली बार कानपुर में रोड शो करना, और रोड शो का जो रूट है, खासकर वो वोटर जो कांग्रेस के वोटर माने जाते रहे हैं अभी तक, हालांकि उन वोटरों की अगर बात करें तो बताया जाता है कि कांग्रेस के शासन में इन सिख वोटरों को जख्म मिले थे। क्या उन जख्मों पर मरहम लगाने के इरादे से प्रधानमंत्री ने यह रूट चुना और गुमटी गुरुद्वारे वो गए? दूसरी चीज, जो कांग्रेस का वेस वोटर कहा जाता था, सिख वोटर, उस पर भी एक बड़ी चोट की है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए कि सिख समुदाय थोड़ा सा नाराज चल रहा था और उसको साधने के लिए ये रोड शो किया गया, और इस रोड शो का जो मेन उद्देश्य ये था कि गुमटी गुरुद्वारे पर प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने माथा टेका। इसके साथ साथ लगभग 10 मिनट से ज्यादा, मतलब आई थिंक 15 मिनट तक की प्रधानमंत्री जो है गुमटी गुरुद्वारे में रहे, और उन्होंने कुछ सिख समुदाय के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत करी। उन्होंने अपने प्रत्याशियों से भी बातचीत करी, और उसके बाद जो है उन्होंने सिख समुदाय में एक जीत का बिगुल फूका, और उन्होंने ये आस भी लगाई कि सिख समुदाय जो है अब उनके साथ हो सकता है, और उनको अपने साथ करने के लिए उन्होंने इस तरीके का भव्य रोड शो जो है वो आयोजित करवाया था। इसके साथ साथ अगर कांग्रेसियों की बातचीत करी जाए तो कानपुर में कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। कांग्रेसी भी कहीं से पीछे नहीं है, हालांकि उनके जो प्रत्याशी हैं वो अभी भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने सिख समुदाय को अपने साथ लिया है, और उसको देखते हुए सिख समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय में अन्य वर्ग के जो लोग आते हैं उनको भी इससे साधने का कार्य किया गया है, और मुस्लिम वर्ग के जो लोग भी हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस रोड शो के बाद हो सकता है कि ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोग भी इस तरीके की साथ दे और गुपचुप तरीके से मोदी जी के साथ जो है अपना योगदान देते हुए दिखाई दे। सारिका, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से सिखों की बात हमने कर ली, अगर प्रधानमंत्री के रोड शो की अगर हम बात करें तो लगभग 7 विधानसभा क्षेत्रों से होकर उनका रोड शो गुजरा है। इन 7 विधानसभाएं ऐसी भी विधानसभाएं हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो 7 विधानसभाओं पर किस तरीके का इसका असर देखने को मिलेगा, और कानपुर के जो इर्द गिर्द जो सीटें हैं उस पर कितना असर होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कानपुर, बुंदेलखंड और अवध की मिलाकर 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी को चुनाव भारी पड़ सकता है। इन 13 सीटों में से लगभग 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर कट्टर की जो लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है। इन 13 सीटों को लेकर हाल ही में जो अमित शाह है गृह मंत्री, वो कानपुर शहर आए थे, और उन्होंने जो संगठन की बैठक होती है उसमें प्रतिभाग करके सभी को जीत का मंत्र दिया था। अब आज जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो चुका है और ये जो 7 सीटें हैं इनको लेकर भी मंथन किया जा चुका है, और अब रोड शो जो रहा है वो पूरी तरीके से सफल माना जा सकता है, क्योंकि इन सीटों की जो डगमगाहट है वो पूरी तरीके से थम चुकी है, और ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की इन सीटों पर जीत भी कहीं न कहीं सुनिश्चित होती दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से सारिका, ये बड़ा सवाल है कि कानपुर से बुंदेलखंड के क्षेत्र से लेकर कानपुर के इर्द गिर्द जो तमाम वो क्षेत्र हैं उन पर खासा प्रभाव यहां से प्रधानमंत्री की इस कैंपेनिंग के द्वारा, इस रोड शो के द्वारा देखने को मिलेगा। कानपुर की अगर बात की जाए सारिका, आखिरी सवाल हमारा आपसे कि कानपुर की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले और रोड शो के बाद के अगर माहौल की बात की जाए तो कितना आपको अंतर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो रोड शो है वो 2 लोकसभा, जैसे कि अकबरपुर लोकसभा और उसके साथ साथ जो यहाँ की कानपुर नगर की लोकसभा है उसमें दिखाई दिया था। अब हम आपको बता दें कि आरिफ इस वक्त हमारे साथ कानपुर की जो महापौर है वो भी हमारे पास आ चुकी है, और उन्हीं से जान लेते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी का रोड शो रहा है वो कैसा रहा है और क्या लगता है इन दोनों विधानसभाओं में। पूरा शहर मोदी का दीवाना था।
कम से कम 4-5 लाख रुपए। और आज बस ऐसा लग रहा था कि सब उद्योग हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम, हम लोगों का महिलाओं का सौभाग्य रहा 1 घंटा उनके साथ करने का मौका मिला। और हमारी दोनों लोकसभा, आस पास की सब लोकसभा, उनकी वैल्यू सब तो रोड शो सफल रहा है। बिल्कुल सफल रहा। अब आप नहीं बताओ सफल रहा। तो देखिए, जो महापौर है वो भी यही चीज कह रही है कि जो रोड शो है वो पूरी तरीके से सफल रहा है। और लोग ने कहीं ना कहीं, जो लोग इस रोड शो में शामिल हुए थे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो बीजेपी की पार्टी है उसकी अब कांटे की जो टक्कर होने वाली थी वो अब कम हो चुकी है और जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से सारिका, आप इस रोड शो का कैसा असर देखने को मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही जानने को मिलेगा। फिलहाल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का आज कानपुर में आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद रहे और बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, 2 लोकसभा प्रत्याशी कानपुर देहात से और कानपुर नगर से जो दोनों लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने वोट की अपील भी की। हालांकि उन्होंने कुछ कैंपेनिंग के दौरान कुछ बोला नहीं, लेकिन इशारों में ही उन्होंने अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। अब बात कर रहे हैं श्रीमंत का नया अंदाज, कैंपेन में डांस। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां जोरदार प्रचार में जुटी हैं। जनता को लुभाने के लिए कई जतन भी किए जा रहे हैं। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रवार रात अशोकनगर में रोड शो के दौरान अपने प्रशंसकों के बीच डांस करते एक वीडियो सामने आया। श्रीमंत का यह अंदाज देखकर लोग भी झूमने लगे। कैंपेन सॉन्ग पर उन्होंने अपने वाहन पर खड़े होकर डांस किया। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वो काफी सीरियस नेता माने जाते हैं, इस तरीके के वीडियो कम ही सामने आते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरीके का अंदाज, इस तरीके का मन देखकर लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके साथ थिरकते नजर आए। सॉन्ग पर थिरकते सभी लोग नजर आए। गुना शिवपुरी सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। ये यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुराने मतदाता श्रीमंत कहते हैं। 2019 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और केसरिया रंग के साथ रंगों में दौड़ती राजशाही का तालमेल ज्योतिरादित्य सिंधिया की नई पहचान बन गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह अंदाज खास देखने को मिला है। प्रशंसकों ने भी इस अंदाज को, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस अंदाज को देखा तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीमंत के नाम से मशहूर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक राज्य घराने से ताल्लुक रखते हैं और गुना जो क्षेत्र जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां एक जनसभा के दौरान वो खुद गाड़ी पर चढ़कर अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए और अपने नेता को इस तरीके से थिरकते देख वहां आसपास जो उनके प्रशंसक थे, आम जनता पब्लिक थी, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई और श्रीमंत यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग भी ठुमके लगाते नजर आए। अब हम बात करेंगे अच्छे दिन के दावे सिर्फ बहकावे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती आज आगरा पहुंची। वह कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने भाजपा और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी ने चुनाव में सर्व समाज को टिकट दिया है और सबको उचित भागीदारी दी है। खासकर दलित समाज को हमने पूरी भागीदारी दी है। किसी एक बिरादरी नहीं बल्कि सभी सीटों पर सर्व समाज को हमने पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। निकाय चुनाव में हमने वाल्मीकि समाज को वोट दिया था, आपको बता दें टिकट दिया था। हमने जाटो समाज को आगरा में सीकरी से ब्राह्मण को टिकट दिया है। गरीबों को दिए जा रहे राशन का जिक्र करते मायावती ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके टैक्स के रुपए से फ्री में ये जो राशन दिया जा रहा है वो जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ये राशन फ्री में नहीं दे रहे हैं।
ये राशन मोदी या भाजपा की जेब से नहीं मिलता है, इसलिए जब भाजपा और आरएसएस के लोग आएं और नमक का कर्ज याद दिलाएं तो आप उनके बहकावे में ना आएं। मायावती ने कहा कि ये चुनाव फेयर हुआ और ईवीएम ठीक रही तो उनकी कोई गारंटी जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। भाजपा ने अच्छे दिन का जो वादा किया वह अब नहीं दिख रहे हैं। तो साफ तौर से मायावती ने भाजपा और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। श्रीमती पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी लोकसभा की प्रत्याशी श्री राम निवास शर्मा जी, हाथरस सुरक्षित लोकसभा के श्री। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में भी सर्व समाज के लोगों को टिकट बंटवारे के मामले में या देने के मामले में हमने उचित भागीदारी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर्व समाज की हमने भागीदारी दी है। इंडी गठबंधन और भाजपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और खासकर प्रधानमंत्री जो हर चुनाव में फ्री राशन की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ फ्री राशन की बात करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हुए मायावती ने कहा कि ये जो राशन दिया जा रहा है ये जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री भाजपा या कोई भी अपने जेब से नहीं दे रहा है। तो काफी तीखे अंदाज में आज आगरा में गरजी मायावती। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि ये भीड़ बता रही है कि बसपा की जीत सुनिश्चित है। तो मायावती का ये अंदाज भाजपा और इंडी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और अपने अंदाज में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। जनता से अपील भी की है कि हमने सर्व समाज को प्रतिनिधित्व दिया है और सर्व समाज बसपा को वोट देगा। अब हम बात करेंगे बदायूं का रण और जीत का प्रण। अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में सहसवान के नाधा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर सियासी तीर चलाए और अपने चचेरे भाई यानी कि आदित्य यादव के लिए जनता से वोट देने की अपील की। चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को हमेशा ताकत मिलती है। गुन्नौर के बाद अगर सबसे बड़ी जीत कहीं होने जा रही है तो सहसवान विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सहसवान के लोग ज्यादा मतों से सपा उम्मीदवार को जिताएंगे या फिर जसवंत नगर के लोग। बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है कि अब चाचा सहसवान के होकर रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 7 तारीख का चुनाव भाजपा को 7 समंदर दूर फेंक देगा। ये तीसरा चरण उनका सफाया करने जा रहा है। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे नकली बात ना की हो। यही लोग थे कि आय दुगनी की बात कर रहे थे। किसान हिसाब किताब लगाता है तो उसको घाटा लगता दिखाई दे रहा है। तो बदायूं में गरजे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई आदित्य यादव के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बदायूं सीट पर पहले शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया था और बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और लगातार शिवपाल यादव हों या अखिलेश यादव हों, आदित्य यादव के समर्थन में जनसभाओं को कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने 7 समंदर फेंक देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो तीसरे चरण में 7 तारीख को मतदान होगा, उस मतदान में यहाँ की जनता, बदायूं की जनता
जो वोट करेगी और अन्य जगह की जो जनता वोट करेगी उससे बीजेपी 7 तारीख को 7 समंदर पार जनता फेंक देगी। तो ये कटाक्ष करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, बीजेपी को 7 समंदर पार फेंक देने की बात कही और आदित्य यादव के समर्थन में उन्होंने जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि यही वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। अपने चचेरे भाई आदित्य यादव के लिए वोट की अपील करते हुए उन्होंने जनता से भाजपा के जुमलों से बचने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो लगातार झूठ बोल रहे हैं और इनकी बातें कोई सच नहीं हुई हैं। तो अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद थे और शिवपाल यादव ने भी अपने बेटे आदित्य यादव के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और लगातार शिवपाल यादव बदायूं में बने हुए हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार बदायूं की जनता और इस विधानसभा के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड बना करके जिताने जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को ताकत मिलती है और ये मौका ऐसा आया है कि समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि गुन्नौर के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी विधानसभा में होने जा रही है तो यही सैसवान विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जिताने जा रहा है। आपका और हमारा चुनाव 7 तारीख को है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है, हालांकि यहां से आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक ये चुनाव है, जिस क्षेत्र में वोट इस चरण का आखिरी पड़ने जा रहा है वो चाचा का क्षेत्र है, जसवंत नगर क्षेत्र है और वो मैनपुरी लोकसभा में आता है। अब ये मुकाबला इस बात का है कि सैसवान के लोग ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि चाचा के क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोटों से जिताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है चाचा को कि अब चाचा यहीं के रह जाने वाले हैं। जनता से वोट की अपील की और उन्होंने शिवपाल यादव पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो जसवंत नगर की सीट शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ते आए विधानसभा चुनाव, और ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो डिंपल यादव यानी कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने साफ तौर पर जनता से कहा कि अब शिवपाल चाचा हमारी पत्नी को ज्यादा वोटों से समर्थन दिलवाएंगे या हम यहां चुनाव में वोट की अपील करने आए हैं तो हमें सुनने के बाद यहां की जनता आदित्य यादव को समर्थन करेगी। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जनता से वोट की अपील करने के साथ साथ चाचा को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम बदायूं में आदित्य यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं और जसवंत नगर की जो सीट यानी कि चाचा की सीट है वो उनकी पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र में आती है। तो चाचा की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डिंपल यादव को बड़ी मात्रा में वोट करवाएं। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।